यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गैनडा। डिस्कशन करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉमर्स एंड कॉमर्स के पेपर 2 के डिस्कशन के सीरीज में ये हमारी क्लास 3 है। इसके पहले ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने उन क्लासेस को मिस किया है तो ज़रूर से देखिएगा। यहाँ पे यूनिट नंबर 6 कॉमर्स का हमने स्टार्ट कर दिया है और आई होप कि ऑडियो वीडियो बिल्कुल आप सभी लोगों को ठीक होगी, सही से आवाज़ आ रहा होगा। और फ्री बैच है ये, बिल्कुल यूजीसी नेट 2022 की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। साइमल्टेनियसली पेपर 1 की भी क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं, जिसमें कि मैंने 4 यूनिट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, ये सारी कुछ कुछ यूनिट्स हैं जो कि कंप्लीटेड हो चुकी हैं। और आईसीटी की चौथी या पांचवी क्लास, 4 या 5 क्लास आईसीटी में भी हो चुकी है। डेली हमारी 9 PM पे क्लास चलती है पेपर 1 की एंड 10 PM ऑल्टरनेटिव डेज पे क्लासेस चलती हैं कॉमर्स की। सारी चीज़ें बिल्कुल आप सभी लोगों को फ्री में मिल रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका आप लोग बेनिफिट लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में भी ज़रूर से इसको शेयर करिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये है हमारा टेलीग्राम का छोटी सी फैमिली गैनडा बाय शेफाली, आप सर्च कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे 80 to 100 के आसपास छोटी सी फैमिली जुड़ी हुई है, तो जेन्युइन वाले टेलीग्राम के चैनल से आप जुड़िएगा, क्योंकि काफ़ी सारे फेक भी बन रहे हैं, तो अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। और अगर हम टाइम टेबल की बात करें पेपर 1 का, तो ये आपको पता है, कम्युनिकेशन हमने कर लिया है, रिसर्च एप्टीट्यूड हो चुका है, हायर एजुकेशन हो चुका है, देन टीचिंग एप्टीट्यूड हो चुका है और आईसीटी हमारा चल रहा है। और पेपर 2 का यानी कि कॉमर्स का टाइम टेबल ये है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर यानी कि गैनडा के इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग कौन कौन से यूनिट्स को टच करने वाले हैं और कवर करने वाले हैं। सो बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ये पॉइंट नंबर 1 वाली यूनिट हमारी चल रही है। साथ में बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम, ये वाली जो यूनिट है इसको हम लोग अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे कवर करने वाले हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स देख लीजिए। अच्छा, मुझे अगर यहाँ पे टाइम मिलेगा तो सारे यूनिट्स को मैं यहीं पे कवर कर दूंगी, तो इट डिपेंड्स। अभी जो यूनिट चल रही है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मैं वहां पे पढ़ाने वाली हूँ वो चीज़ मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगी, बट बाइफर्केशन करके आपको मैंने बताया है, राइट। सोशल मीडिया हैंडल जहाँ पे भी आपकी इच्छा हो फॉलो कर सकते हैं, बट टेलीग्राम का ये पर्टिकुलर लिंक काफी इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। यहीं पे आपको पीडीएफ, क्लासेस के अपडेट्स, क्विजेस के कोड, सब कुछ आपको यहीं पे ही मिलते हैं। अच्छा, प्रीवियस क्लासेस को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना होगा। यूट्यूब पे प्रॉपर जैसे आप सर्च करते हो गैनडा, वैसे आप प्रॉपर सर्च कर लो गैनडा, और वहां पर सर्च करने के साथ में आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाना। जैसे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आप जाओगे, एनटीए यूजीसी नेट 2022 पेपर 1 न्यू बैच, ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसको ओपन आप लोग कर लीजिएगा और इसी के जस्ट नीचे आपको एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स की न्यू बैच की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो पेपर 1 के लिए ये वाली प्लेलिस्ट है और पेपर 2 के लिए ये वाली प्लेलिस्ट है, तो सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा। सीक्वेंस से सारी क्लासेस आपको लगी हुई मिल जाएंगी। कहीं कोई दिक्कत होगी, कोई दुविधा होगी तो आप सभी लोग पूछेगा। तो यूनिट नंबर 6 यानी कि बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये वाली यूनिट हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो कुछ कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो थोड़ी सी लेंदी हैं, तो एटलीस्ट आप ये मान के चलिएगा कि हर एक यूनिट को कंप्लीट कराने में, क्योंकि डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 10 आवर्स का टाइम जाएगा। ईच यूनिट 10 आवर्स जाएगा। मैं इसको थोड़ा कम में भी पढ़ा सकती हूँ, बट डिपेंड्स कि आपका यूनिट कितनी लेंदी है और कितनी छोटी है। सो बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की यूनिट की बात करें तो ये वाला यूनिट नंबर 6 दो सब्जेक्ट में डिवाइडेड है। एक तो आपका बिजनेस मैनेजमेंट, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया है, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 कवर हो चुका है। आज वाले में हम लोग स्पैन ऑफ कंट्रोल के कुछ फीचर्स को समझते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और उनका डेलीगेशन कैसे होता है, पॉइंट नंबर 4 को पूरा समझेंगे। ठीक, फटाफट से आप सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। और इसके बाद में एचआरएम को हम लोग टच करेंगे। एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब आप समझ सकते हो कि एटलीस्ट एक क्लास में जो हमारी 45 मिनट्स की क्लास होती है उसमें एटलीस्ट हमें 2 से 3 टॉपिक तो कवर करना ही होता है। तो 6 पॉइंट्स आपके बिजनेस मैनेजमेंट में है और वही 11 पॉइंट्स आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो आप मोटा मोटी आप समझ सकते हो कि 17 पॉइंट है। तो आप 17 पॉइंट को कितने टाइम में कवर कर सकते हो, एटलीस्ट 10 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो हर एक चीज को। सिर्फ ये खाना पूर्ति तो करनी नहीं है कि मैंने क्लास लगा दिया, नाम हो जाए कि कॉमर्स की क्लास चल रही है फ्री में और बस ऐसे ही हवा में पढ़ा दें। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, प्लस आप सेल्फ स्टडी भी करते रहना, ताकि आप लोग थोड़ा थोड़ा मेरे से आगे चलते रहो। ठीक,
तो डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस के यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स, उसके बाद में बिजनेस मैनेजमेंट क्या होता है और कुछ इसके इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि कॉमनली जिनसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया है। साइंटिफिक मैनेजमेंट, और इसमें हेनरी फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल्स दिया था, इनके एलिमेंट्स, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है, प्रिंसिपल्स भी पढ़ लिया है। मॉडर्न मैनेजमेंट की कुछ थ्योरीज हैं और मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस हैं और एलिमेंट्स हैं, इसके साथ में पॉट्सकॉप क्या कहता है, पॉट्सकॉप के साथ में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और इसी में हमारे 14 प्रिंसिपल थे हेनरी फ्योल के। गैंग प्लैंक को भी हमने समझा, कैसे डिवीजन ऑफ वर्क होता है, यूनिटी ऑफ कमांड, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। क्लास 2 में हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि संस्था का ढांचा क्या है और संस्था के ढांचे के प्रकार क्या कुछ है, इनको एक एक करके हमने समझा। और लास्ट में हमने वाइड और आपका नैरो ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी समझा, और इसके साथ में स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी कि आप जो नियंत्रण करना चाहते हैं उस नियंत्रण का आकार कितना होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, और क्यों हम लोग स्पैन ऑफ कंट्रोल करते हैं मैनेजमेंट के अंतर्गत में। तो हमने यहाँ तक ये समझा था कि वाइड तरीके के या फ्लैट या हॉरिजॉन्टल स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है और कुछ आपके नैरो और टॉल वर्टिकल होते हैं। अब ये एक्चुअली में है क्या, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि जब कोई एक सिंगल मैनेजर या सुपरवाइजर कंट्रोल करता है लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत में, तो उसको बोलते हैं वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। यानी आपका जो मैनेजमेंट है, हम लोग अभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ही तो पढ़ रहे हैं ना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या कि एक पर्सन, यानी कि कोई एक कंपनी है एबीसी सपोज करो, ये कंपनी के नीचे कितने जितने भी एम्प्लॉइज है, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन मैनेजमेंट ये हो गया या आपका फाइनेंस मैनेजर हो गया, तो ये अपने अंदर में कितने एम्प्लॉइज को मैनेज कर सकते हैं, मतलब इनका कंट्रोल कितने लोगों के ऊपर में रहेगा, फिर ये काम अपना आसानी से करा सकते हैं। तो इनकी खुद की कैपेसिटी प्लस जो इनके नीचे एम्प्लॉइज है, इनकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि इनका जो कंट्रोल होगा ये एक साथ कितने एम्प्लॉइज को यहाँ पर रेगुलेट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। सिमिलरली बीके भी साथ में हो सकता है। तो है दो तरीके से होता है कि कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं जो कि कई सारे लोगों को अपने नीचे कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, सिंगल मैनेजर भी बोलते हो, या आप सुपरवाइजर जहां पे मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं बड़े नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स में बहुत सारे एम्प्लॉइज को। तो ये आपका क्या हो गया, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये देखिए, ये इसके फिगर है, छोटा वाला जो नीचे वाला फिगर है वो ये कि यहाँ पे ए पर्सन है, ए पर्सन ने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लोगों को अपने नीचे यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। इसी के जस्ट अपोजिट आपका नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल हुआ, जहां पे इंक्रीज हो जाते हैं लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन मैनेजर्स एंड मेंबर्स ऑफ टीम। अब सपोज करो एक मैनेजर है, उस मैनेजर के अंतर्गत में 3 एम्प्लॉइज हैं, एक एम्प्लॉय ये हुआ, दूसरा एम्प्लॉय ये हुआ, तीसरा एम्प्लॉय ये हुआ। अब हर एक एम्प्लॉय के नीचे में एक एक दो दो एम्प्लॉइज को रख दिया गया हुआ है। इससे क्या हुआ, इससे आपकी जो कांटेक्ट है थोड़ा सा वो इंप्रूव हो जाएगा, साथ में जो आपकी सुपरवाइज करने की एबिलिटी है वो थोड़ी सी और इफेक्टिव हो सकती है। यहाँ पे एम्प्लॉयज इफेक्टिव तरीके से काम कर सकते हैं और जो आपकी प्रोडक्टिविटी है उसके भी चांसेस होते हैं कि वो हाई हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन को एट अ टाइम 3 लोगों को कंट्रोल करना है। तो 3 लोगों को कंट्रोल करना ज्यादा आसान होता है, इनको मॉनिटर करना ज्यादा आसान होता है। यही अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग और जुड़ जाएंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी कम हो सकती है और ये इनएफिशिएंट हो सकते हैं। इसका एक डायग्राम ये वाला भी है कि यहाँ पे ए पर्सन है, ए पर्सन के नीचे यहाँ पे 1 2 और 3 तीन मेंबर्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल ये वाला हो गया आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट। इस फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत में हमने 2 असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर को या 3 हमने फाइनेंस मैनेजर को क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया। अब हर एक फाइनेंस मैनेजर के अंतर्गत में 2 2 लोगों को हमने कर दिया, तो ये 2 लोगों को कंट्रोल करना थोड़ा आसान हो गया। ये तो था हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट के अंतर्गत में। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट में है वो है पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। पावर का मतलब हुआ शक्ति, तो आप शक्ति किसको देना चाहते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे एम्प्लॉय के पावर के बारे में बात हो रही है, एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उनका क्या उत्तरदायित्व है, उनके उत्तरदायित्व के बारे में बातचीत होना, और उनके अधिकार अथॉरिटी, उनका क्या अधिकार है उसको तय करना, है ना। तो एम्प्लॉइज के पावर की बात हो रही है, एम्प्लॉइज की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है और एम्प्लॉइज की अथॉरिटी की बात हो रही है। तो पावर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शक्ति, आपको ये पता है, जहां पे एक पर्सन को आप थोड़ा सा शक्ति देते हो ताकि वो दूसरे पर्सन को या जो उसके नीचे है या जो उसके साथ में है उनसे वो कुछ करा सके, इसलिए ही तो आप उनको शक्ति देते हो। यानी कि
कोई भी चीज कराने के लिए या वो सामने वाले व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करने के लिए, अपना जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव कराने के लिए आप उनको कुछ ऐसा पावर देते हो जिससे कि वो दूसरों के बिहेवियर को या अपने काम को वो करा सके और थोड़ा कंट्रोल अपने हाथ में वो ले सके। यहाँ पे पावर दो तरीके का होता है, एक तो पोजिशनल पावर होता है जो कि फॉर्मल होता है, दूसरा पर्सनल पावर होता है जो कि इनफॉर्मल होता है। अब जो पोजिशनल पावर होगा वो लेजिटिमेट होगा, मतलब वो वैध होगा। अब वैध का मतलब हुआ लॉफुल होगा। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप रिवॉर्ड किसी को दे रहे हो, किसी को सैलरी दे रहे हो, किसी को आपने ज्यादा सैलरी दे दिया तो ऑब्वियसली उसके हाथ में पावर है। अगर आपके कंपनी में मैनेजर हैं, उनको ज्यादा सैलरी मिल रही है, ठीक, तो बाय डिफॉल्ट उनका जो पावर होगा वो ऊपर होगा। इनके जो नीचे होंगे असिस्टेंट मैनेजर होंगे, ये बाय डिफॉल्ट हमेशा अपने मैनेजर के अंडर में रहेंगे, जो भी वो बोलेंगे इनकी बात को वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से समझेंगे और सुनेंगे, उनके ऑर्डर्स को ये मानेंगे। तो आपने पोजीशन की पावर दे दी है ना, और पोजीशन के पावर को आप सैलरी को बढ़ा के दे सकते हो, कुछ रिवॉर्ड के फॉर्म में दे सकते हो, या इंफॉर्मेशन की पावर दे सकते हो, या कोई आप कोयर्सिवनेस यानी कि फोर्सफुल बाय हार्म, यानी कोयर्सिव का मतलब क्या हुआ, कोई चीज को आप जब बलपूर्वक देना, यानी बलपूर्वक आप किसी को अपने कंपनी के अंतर्गत में ऊंचा शक्ति दे सकते हो, या इंफॉर्मेशन पावर दे सकते हो कि ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अगर सपोज करो नीचे तक जानी है, यानी इंप्लॉइज तक जानी है, असिस्टेंट मैनेजर के नीचे अगर इंप्लॉय तक जानी है तो ये कहां से पास ऑन होगी, जो आपके टॉप लेवल पे होंगे ये मैनेजर को बोलेंगे, मैनेजर असिस्टेंट को बोलेगा और असिस्टेंट मैनेजर एम्प्लॉइज को बोलेगा। तो ये हमने एक सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ चेन को फॉलो कर दिया ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत में। तो पोजीशन के हिसाब से आपने पावर का डिवाइड किया, ये बिल्कुल फॉर्मल हो सकता है यानी कि औपचारिक तरीके से। दूसरा हुआ पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत तरीके से, फॉर एग्जाम्पल किसी को नॉलेज ज्यादा है यानी एक्सपर्ट जो है उनकी पावर हमने ऊपर रख दी। रिफरेंट पावर, रिफरेंट का मतलब क्या हुआ, संदर्भ यानी कि दिग्दर्शन। तो रिफरेंट पावर का मतलब कि कोई भी पर्सन जो कि कॉपी करता है दूसरे बिहेवियर, दूसरे पर्सन के बिहेवियर को, उनको एज अपना आइडियल मान करके, है ना। तीसरा हो गया कैरिस्मेटिक, कैरिस्मेटिक का मतलब क्या हुआ, चमत्कारी, यानी कि आप कुछ करिश्मा कर रहे हैं। इंड्यूरिंग क्वालिटी पावर, हो सकते हैं कि आपकी कंपनी के अंदर में कोई ऐसे पर्सन है या कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है या जिनकी टेक्निकल स्किल बहुत अच्छी है, तो बाय डिफॉल्ट इनको, इनकी पोजीशन है तो नीचे लेकिन इनको पावर ज्यादा मिल जाती है। तो वो अपनी अपनी क्वालिटी की वजह से वो इमर्ज होते हैं और अपनी यूनिक क्वालिटी की वजह से उनको पर्सनल लेवल पे कंपनी के जो बॉस हैं या जो आपके सुपीरियर्स हैं वो उनको पावर ग्रांट करते हैं। देखो रिफरेंट एक वर्ड आया यहाँ पर, वैसे तो रिफरेंट का मतलब होता है दिग्दर्शन या संदर्भ यानी कि कॉन्टेक्स्ट, ठीक, लेकिन डिफरेंस पावर किसके ऊपर में बेस्ड होता है, आइडेंटिफिकेशन के ऊपर में, यानी कि इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग wherein a person copies the behavior of other person whom he takes an ideal। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी में 4 एम्प्लॉइज हैं, उसमें से एक एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनका बात करने का तरीका आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगता है या जिनको आप अपना आइडियल मानते हो, जो कि बहुत ही बोल सकते हो पोलाइट है, शांत स्वभाव के हैं, अपने काम से काम में मतलब रखते हैं, और जब वो बात करते हैं तो एक ऑरा के साथ बात करते हैं। तो आप उनके बिहेवियर को जब कॉपी करते हो, रिफरेंस देना मतलब किसी का आप रिफरेंस दे रहे हो, संदर्भित कर रहे हो, राइट। तो आप उनके बिहेवियर को क्या करते हो, कॉपी करने की कोशिश करते हो या आप उनको अपना आइडियल मानते हो। कॉपी करने का मतलब ये नहीं हुआ कि जैसे वो खा रहे हैं पी रहे हैं जो उनका लाइफ स्टाइल है आप डिट्टो कॉपी कर लो। यहाँ पे कॉपी करने का मतलब ये कि जो उनकी अच्छी क्वालिटीज है वो आपको यहाँ पे इंड्योर कर रही है, वो आपको अट्रैक्ट कर रही है और आप कुछ कुछ उनके जैसा बनना चाहते हो, या जो उनको एक यहाँ पे एक्सेप्टेंस मिल रहा है या जो इज्जत मिल रही है वो चाहते हो कि आपको भी वो मिले। तो उस बिहेवियर से आप क्या हो, इन्फ्लुएंस्ड हो। तो रिफरेंट पावर का मतलब ये हुआ कि आपका जो रेफरेंस है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत बड़ा है, तो आप उनको अपना आइडियल मान करके उनके ही जैसे करने की कोशिश करते हो। ये सारे आपके इनफॉर्मल पावर की कैटेगरी है जिनको आप पर्सनल पावर से रिफ्लेक्ट करते हो या समझते हो। तो हमने पावर का मतलब समझा कि यहाँ पर सपोज करो ए को हमने कुछ शक्तियां दे दी, हो सकता है कि एक्सपर्टाइज हो सकता है कि इनको अच्छा नॉलेज हो सकता है इनको हमने सैलरी ज्यादा दे करके पोजिशनल पावर दे दिया। अब इनके पास में ये पावर का यूज करके इनको अगर बी से काम कराना होगा या सी से काम कराना होगा तो ये ऑब्वियसली कराएंगे। बी और सी को दोनों को पता है कि इनके पास में जो पावर है यानी ए के पास में जो पावर है वो इनके पास में नहीं है यानी कि बी के पास में नहीं है, तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट ये उनको क्या करेंगे, रिस्पेक्ट की नजर से देखेंगे, उनकी बातों को ज्यादा वजन देंगे। तो ये तो एक बात हो गया, मतलब कहीं ना कहीं अपना काम वो उनसे बेहतर ढंग से करा सकेंगे। अब इसमें नेक्स्ट आया अथॉरिटी, यानी कि हमने 3 चीज समझा जो आपके सिलेबस में है, एक तो पावर,
रिस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरा अथॉरिटी। तो पहले अथॉरिटी को समझेंगे। अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ? अधिकार से है। क्या? अधिकार। अब अधिकार का अगेन इट इज अ लिजिटिमेट राइट। लिजिटिमेट का मतलब क्या हुआ? अगेन वैध। एक ऐसे अधिकार की, कैसे राइट की बात हो रही है जो कि लिजिटिमेट यानी कि लॉफुल है, ऑफ अ पोजीशन होल्डर टू गिव ऑर्डर, ताकि आप किसी को ऑर्डर दे सके और उस ऑर्डर को आप ओबे भी करवा सके यानी कि मनवा सके। तो आपके पास में ये अधिकार होना कि आप किसी को, अपने नीचे वाले व्यक्ति को आप ऑर्डर दे सकते हो और उससे, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में उसको ओबे भी करवा सकते हो। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है अथॉरिटी को देना? तो कुछ इंप्लॉइज को अथॉरिटी क्यों दिया जाता है? ताकि वो दूसरों के बिहेवियर को, स्पेशली अपने सबॉर्डिनेट्स को, कोई भी चीज जो राइट थिंग करानी है, सही समय पे सही चीज कराने के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको सही समय पे कंप्लीट कराने के लिए उनको कुछ अथॉरिटी दिया जाता है। अब अथॉरिटी आपकी तीन तरीके की हो सकती है। एक तो फॉर्मल अथॉरिटी, दूसरा एक्सेप्टेंस अथॉरिटी और तीसरा कॉम्पिटेंस अथॉरिटी। फॉर्मल अथॉरिटी का मतलब ये हुआ कि आपकी मैनेजरियल पोजीशन से आपको यहाँ पे अथॉरिटी मिल गई बाय डिफॉल्ट। आपने कुछ किया नहीं, आपकी पोजीशन हाई और आपको यहाँ पे आपके बॉस ने या जो टॉप मैनेजर है उन्होंने आपको कुछ अधिकार दे दिया। अधिकार वो किसी को टर्मिनेट करने का भी हो सकता है, किसी से काम करवाने का भी हो सकता है, या एक डेडिकेट आप किसी को टारगेट दे सकते हो, वो अधिकार कुछ भी हो सकता है। एक्सेप्टेंस अथॉरिटी यानी कि जो आपका रोल है, जो भी आपकी कंपनी में आपका रोल है, दायित्व है, उसके आधार पे आपको कुछ अधिकार दिए जाना। तीसरा है कॉम्पिटेंस अथॉरिटी। कॉम्पिटेंस का मतलब हुआ क्षमता। हो सकता है कि कुछ कुछ एम्प्लॉइज की क्षमता ज्यादा होती है, एबिलिटी ज्यादा होती है, उनकी कुछ पर्सनल क्वालिटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल उनकी पर्सनैलिटी हो गई, उनका कम्युनिकेशन स्किल हो गया, उनके डिसीजन मेकिंग पावर हो गए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गए। तो उनके पर्सनल क्वालिटीज की वजह से उनको एक स्पेशल अथॉरिटी दे दी जाती है कि आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और आपके पास में इतना अधिकार भी है कि आपको अपनी बात को कैसे मनवाना है ये भी आप तय कर सकते हो। ये अथॉरिटी सभी को नहीं दी जाती है, कुछ कुछ सिलेक्टेड क्रीमी एम्प्लॉइज को दी जाती है। और देने के पीछे भी कुछ लॉजिक्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे तीन बताया। और ये अथॉरिटी हमेशा लेजिटिमेट होगी यानी कि लॉफुल होगी। ऐसा नहीं कि आपको कुछ ऐसी अथॉरिटी दी जा रही है जिसका आप क्या करें, वॉयलेशन करें, या जिसको आप किसी चीज के अगेंस्ट में आप यूज करें। तो सोशली और एथिकली एक्सेप्टेड होना चाहिए हर एक केस में। क्या? सामाजिक रूप से और नैतिकतावादी। ऐसा नहीं कि आपको अधिकार मिल रहा है तो आप उसका मिसयूज करोगे। अब इसके बाद है कुछ अथॉरिटी के लिमिट्स भी किया गया हुआ है, यानी कि अथॉरिटी इज लिमिटेड only to span of a management। मतलब there are many types of limits such as biological limit, economic limit और technical limit। तो एक मैनेजर एक वक्त में कुछ अथॉरिटी को स्पेसिफिकली डेलीगेट किया जाता है। अब हर एक तरीके की अथॉरिटी हर एक व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है। अथॉरिटी और पावर कभी कभी इंटरचेंजेबली भी यूज होता है, यानी कि एक दूसरे के स्थान पे भी आप इनको यूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो लगभग कॉमन होता है। अब आपके माइंड में ये बात आ सकती है कि भी हमने पावर में भी तो कुछ कुछ ऐसा ही बताया था। तो पावर में क्या होता है कि आप किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको कुछ शक्ति मिलती है, वो पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है और वो आपका पोजिशनल लेवल पे भी हो सकता है। अथॉरिटी में आप एक स्टेप थोड़ा सा आगे चले गए, यहाँ पे आपको एक लेजिटिमेट तरीके से ऑर्डर को देने का पावर मिल जाता है और अपने ऑर्डर को कैसे ओबे करवाना है उसकी भी बात, या उस चीज का भी आपको अथॉरिटी मिल जाता है। साथ में जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो भी आपको सही समय पे सही टारगेट देकर के अचीव करवाना है। तो एक स्टेप आगे हो गया, है ना। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस है पावर के बीच में और अथॉरिटी के बीच में। वो क्या? अथॉरिटी में आपको कमांड करने की भी अथॉरिटी होती है, यानी कि जब आपको अधिकार मिलता है तो आप सामने वाले को कमांड कर सकते हो कि आपको ये करना है या आपको ये नहीं करना है। तो राइट टू कमांड यानी कि नियंत्रित करने की या कमांड करने का अधिकार मिल जाता है। जबकि पावर में कैपेसिटी टू कमांड होता है, यानी कि कमांड करने की क्षमता, कमांड करने की क्षमता और उस व्यक्ति को पूरा तरीके से कमांड करना, इन दोनों में अंतर है। जैसे कि मैं आपको ये कहूं कि आप जाओ एक गिलास पानी लेकर के आओ, या पानी आप इनको पानी पिला दीजिए। मैंने, मेरे पास ये पावर थी, मैंने ये कर दिया, ठीक। अब उस चीज को करना या नहीं करना वो आपके हाथ में है। लेकिन अगर मैं आपको कमांड कर रही हूं कि आपको ये करना ही है और अभी ही करना है, नहीं किया तो हायर एंड फायर, मतलब आप फायर कर दिए जाओगे, ठीक। तो ये क्या हो गया, मैंने आपको कमांड दिया और आपकी एक्टिविटी को फुल कंट्रोल कहीं ना कहीं मेरे हाथ में है। अब ये अलग मैंने एक एग्जांपल दिया जो शायद थोड़ा सा इससे हटके हो सकता है। इसको टारगेट बेस्ड भी समझ सकते थे हम लोग या किसी और तरीके से भी। तो अपने माइंड में बस इतना रखिए कि राइट टू कमांड और कैपेसिटी टू कमांड ये दो डिफरेंस है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? उत्तरदायित्व के बारे में बात हो रही है ना। उत्तरदायित्व।
उत्तरदायित्व का मतलब क्या, ये एक तरीके की ड्यूटी है या कुछ एक्टिविटी जो कि असाइन किया जाता है इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत में, और वो इंडिविजुअल ऑब्लिजाइज होते हैं ताकि उन एक्टिविटी को परफॉर्म करें, उन ड्यूटी को परफॉर्म करें जो भी उनको असाइन किया गया है, बेस्ट अपना जो भी वो दे सकते हैं उस बेस्ट दे। और उनके ऊपर जो बैठे हुए हैं सुपीरियर या जो भी उनके मैनेजर बैठे हुए हैं, वो उनको हर एक चीज के लिए उनको क्या क्या रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी, हर एक चीज के लिए उनको अपना रिपोर्टिंग के साथ साथ में अपने रिजल्ट्स को शेयर करना पड़ेगा, अपने टास्क जो भी उनको असाइन किए गए हुए हैं उसके लिए वो कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व है, ऑबिलाइज्ड है, यानी कि वो बंधे हुए हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि हर एक इंडिविजुअल को जो भी अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है उसके लिए ऑब्लिजाइज होना, और ऑब्लिजाइज होने के साथ साथ में अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने सुपीरियर्स को, अपने मैनेजर को बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी जो भी आप बेस्ट कर सकते हो उसके बारे में समय समय पर उनको रिपोर्टिंग देना, और उसका पूरा होल एंड सोल, अगर आपने टारगेट अचीव कर लिया है जो भी आपको दिया है तो उसके लिए शाबाशी के लिए भी आप ही जिम्मेवार होंगे, और अगर नहीं किया है तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे नेगेटिव उसके लिए भी आप ही जिम्मेवार होंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब उत्तरदायित्व से है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, हम किसी चीज के लिए यहां पर सबऑर्डिनेट्स अकाउंटेबल हो जाते हैं अपने सुपीरियर को फॉर द सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ द टोटल एक्टिविटीज असाइंड टू हिम, वेदर ही परफॉर्म्स दीज एक्टिविटीज ऑन हिज ओन, गेट सम ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय हिज सबऑर्डिनेट्स। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको 100 बैंक अकाउंट खुलवाने का एक टारगेट दे दिया, अब आप इस काम को कराने के लिए कंप्लीटली फ्री हो कि ये काम आपको खुद कराना है अपने सबऑर्डिनेट से कराना है, लेकिन ये काम मेरा कंप्लीट होना चाहिए, और आपकी जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बैठे जो सुपीरियर है या जो भी आपके ऊपर मैनेजर जिनको आप रिपोर्टिंग कर रहे हो उनके लिए कहीं ना कहीं आप उत्तरदायित्व हो जाते हो, आप आंसरेबल हो जाते हो। तो अपना जो टोटल एक्टिविटी जो आपको असाइन किया जा रहा है उसको बेहतर ढंग से आपको परफॉर्म करना है, चाहे आप अपने सबऑर्डिनेट से कराइए चाहे जैसे भी कराइए, लेकिन अपने सबऑर्डिनेट, अपने सुपीरियर को, अपने मैनेजर को आप हर एक चीज टोटल एक्टिविटी का उनको इंफॉर्मेशन दोगे। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि पैरिटी का मतलब क्या हुआ, समानता, कुछ समानता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, है ना। यहाँ पे जो आपने पीछे अधिकार पढ़ा और रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा, तो ये क्या सजेस्ट करते हैं कि इफ अ पर्सन शुड मैच योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी इज अ डिस्क्रिमिनेशन राइट। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे विवेकाधीन की बात हो रही है। डिस्क्रिमिनेशनरी राइट टू कैरी आउट असाइनमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑब्लिगेशन टू अकम्प्लिश, यानी कि जब आपको किसी चीज के अधिकार मिल जाता है तो कोई भी असाइनमेंट या कोई भी टास्क कराने के लिए आपको विवेक रखना पड़ता है, लेकिन जब आप किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो तो वहां पे आपको उस टास्क को किसी भी कीमत पे कंप्लीट कराना ही पड़ता है। तो डिस्क्रिशनरी राइट्स का मतलब हुआ कि विवेकाधीन अधिकार की बात हुई कि अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आप वो काम कराइए, चाहे खुद करिए चाहे वो कराइए, लेकिन अगर आप किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो किसी भी तरीके से उस काम को आपको कंप्लीट कराना पड़ेगा और आप उसके लिए कहीं ना कहीं बंध जाते हो। तो एक लॉजिकली फॉलो करता है, इट इज लॉजिकली फॉलोज दैट अथॉरिटी शुड कॉरेस्पॉन्डेंट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए जो अथॉरिटी यानी कि जो अधिकार होता है वो जिम्मेवारी के करस्पॉन्डिंग में काम होता है। और जहां पे लैक ऑफ पैरिटी होती है, यानी कि जहां पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में समानता नहीं होती है, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता है। अब जब अथॉरिटी को आपको डेलीगेट करना है, यानी कि वितरण करना है, यानी कि जब आपको बांटना है, इंप्लॉइज को देना है, तो किन किन बातों का आप ध्यान में रखेंगे। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक्चुअली में एक टॉपिक है और डिसेंट्रलाइजेशन अपने में एक टॉपिक है। तो हम पहले समझते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है। जब आपको सेट ऑफ एक्टिविटीज जो भी आपको काम कराना है वेरियस मैनेजर्स को या वेरियस एम्प्लॉइज को, यहाँ पे आप असाइन कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि आपका वो जो काम है बेहतर ढंग से स्मूथली वो कर मतलब आप करा सको उसको। डेलीगेट का मतलब होता है कि किसी चीज को कुछ देना, वितरण करना, बांटना। अब आप क्या बांटना चाहते हो, कुछ पावर्स दोगे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोगे, और साथ में कुछ आप फंक्शंस दोगे, कुछ आप एक्टिविटीज दोगे जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट या अकम्प्लिश कराने में हेल्प करने वाली है। तो यहाँ पे मैनेजर क्या करता है, कुछ सर्टेन वर्क जो कि उसको काम कराने हैं उसके लिए वो पूरी एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा, एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेगा और देखेगा कि ये जो काम है इसको कौन बेहतर ढंग से करा सकता है। कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है एक मैनेजर को जब वो अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं। बाय मींस ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब क्या हुआ कि मैनेजर एक्सटेंड करते हैं एरिया ऑफ ऑपरेशन ताकि उनका काम बिल्कुल स्मूथ तरीके से हो सके। डेलीगेशन
सबऑर्डिनेट्स रिसीव अथॉरिटी फ्रॉम ए सुपीरियर, ऑब्वियसली जो आपके ऊपर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे टॉप मैनेजर है और यहाँ पे मिडिल पर्सन है, ठीक, और फिर आपके लोअर लेवल है, तो यहाँ पे जो टॉप मैनेजर होगा वो ये तय करेगा कि कौन कौन सी अथॉरिटी मुझे मिडिल वाले मैनेजर को देना है, और मिडिल वाले मैनेजर को देने के साथ साथ मुझे इनको कुछ ऐसे टास्क देने पड़ेंगे या कुछ ऐसे क्राइटेरिया सेट करने पड़ेंगे जिससे कि वो लोअर लेवल को वो क्या करा सके, अपने काम बेहतर ढंग से करा सके। तो यहाँ पे सुपीरियर अथॉरिटी को प्रोवाइड करेगा, सेम टाइम में जो सुपीरियर होगा वो अपनी ओरिजिनल अथॉरिटी के साथ में इंपार्ट करेगा नॉलेज, और इंपार्शन करने के साथ में अथॉरिटी एक बार जब डेलीगेट कर देगा तो उसको कैसे धीरे धीरे बढ़ाना है, कैसे उसको धीरे धीरे कंट्रोल करना है, सिचुएशन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मैनेजर होगा, जो बॉस होगा, जो सुपीरियर होगा, कुछ पावर्स कभी आपको देगा, कुछ पावर्स कभी आपसे ले लेगा। तो अ पर्सन एक्सरसाइज इन अथॉरिटी सो लॉन्ग एज ही होल्ड द पोजीशन, सिंपल सी एक बात है, जब तक आप उस पोजीशन पे हो, आप उस अथॉरिटी को या जो भी आपको पावर दी गई है आप उसको एंजॉय करोगे। और कभी भी कोई भी जो सुपीरियर होता है, जो मैनेजर होता है, अपने नीचे एम्प्लॉइज को या सबऑर्डिनेट्स को कभी भी कंप्लीट अथॉरिटी नहीं देगा। वो अथॉरिटी आपको सिर्फ इतना ही देगा जिससे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, यानी कि उनके ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो स्मूथ तरीके से फंक्शनिंग हो सके। अब इसके लिए हमने क्या समझा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के यहाँ पे तीन एलिमेंट्स होते हैं। क्या? एक तो ये मैनेजमेंट हो गया, मतलब जो आपका सुपीरियर कंपनी है उसकी बात हो रही है, और दूसरी तरफ आपके एम्प्लॉइज हो गए, है ना। तो यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं, पहला तो हम कुछ इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, जिम्मेदारी देंगे जिनके लिए वो अकाउंटेबल होंगे। दूसरे क्या हो गया, उनको कुछ यहाँ पे अथॉरिटी देंगे। और अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि ये जो पर्सन है इस वाले पर्सन के लिए यानी मैनेजमेंट के लिए जिम्मेवार है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबल है किसी चीज के लिए, मतलब आपको किसी चीज के लिए आंसरेबल होना पड़ेगा। आपको यहाँ पे कुछ फंक्शंस और कुछ आपको ड्यूटीज दी जा रही हैं, वो वन वे हुआ। अथॉरिटी भी आपकी वन वे हुई, लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी होगा यानी कि अब आपका एक जिम्मेदारी बन चुकी है अपने द्वारा किए हुए काम को प्रति, और उसका आपको प्रॉपर रिपोर्टिंग करना होगा चाहे मैनेजमेंट को चाहे सबऑर्डिनेट्स को। तो तीन एलिमेंट्स है किसके, डेलीगेशन ऑफ पावर के। क्या? पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा अथॉरिटी और तीसरा अकाउंटेबिलिटी। ये आप याद रखेंगे, ये वाला मैचिंग का क्वेश्चन आता है यहां से, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरफ मैनेजमेंट है, दूसरी तरफ इंप्लॉई है, ठीक। तो मैनेजमेंट क्या एम्प्लॉइज को देगा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी उनको टास्क कंप्लीट कराना है, कुछ अथॉरिटी यानी अधिकार देंगे, फिर ही तो वो अपना काम करा पाएंगे। और फिर उन अधिकारों के अगेंस्ट में, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट में वो जो एम्प्लॉय होगा वो उनके लिए आंसरेबल होगा, अकाउंटेबल होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कुछ बेसिक डिफरेंस समझेंगे इन तीनों के बीच में। अगेन फटाफट से अगर हम मीनिंग की बात समझे, इनके ओरिजिन की बात समझे, और इनका फ्लो कैसे होता है मैनेजमेंट के अंतर्गत में, और क्या क्या हम डेलीगेट करते हैं, अगर हम इसको समझे तो फटाफट से। अथॉरिटी माने अधिकार की बात हुई, जहां पे आपको कुछ डिसीजन देने के अधिकार दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके स्टॉक कम हो रहे हैं तो आपके पास में इतना अथॉरिटी है कि आपको स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग करानी है या मंगाना है, आप कुछ कमांड दे सको अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो इतना आपको बेसिक अथॉरिटी दिया जाएगा ताकि काम ना हैम्पर हो, ठीक। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, इट मीन्स कि आप ओबेलाइज हो जाते हो, बंध जाते हो कहीं ना कहीं कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो भी फाइनल आपका आउटकम निकल रहा है, जो भी आपके स्टॉक है मार्केट में कितने जा रहे हैं, जितना हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था कि हमको एवरीडे 1000 यूनिट्स ऑफ पैकेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मतलब सपोज करो कि आपकी कुरकुरे बनाने की कंपनी है, हमने क्या बोला 1000 पैकेट हम डेली मार्केट में बेच देंगे। तो आपका जो फाइनल आउटकम है, मतलब क्या 1000 पैकेट बिके क्या डेली बेसिस पे, तो आप अपने काम के लिए जिम्मेवार हो, आंसरेबल हो। अगर नहीं बिके तो क्यों नहीं बिके, इसका आपको आंसर देना पड़ेगा, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में नहीं होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आपको टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप अपोलोजाइज हो, मतलब बंधे हुए हो। अकाउंटेबल में आपको आंसर भी करना पड़ेगा कि क्यों नहीं हुआ। ओरिजिन की अगर हम बात करें तो अधिकार का ओरिजिन कहाँ है, स्केलर चेन से ये चलता है। आपकी जॉब या आपकी पोजीशन से ये ओरिजिनेट होगा स्केलर चेन में। अगर आप टॉप मैनेजर हो उसके अंदर, फिर आपकी वहां पे अथॉरिटी अलग अलग होगी, आप चीजों को ज्यादा कंट्रोल कर सकते हो। मिडिल में हो तो उस हिसाब से, डिपेंड्स ऑन पोजीशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इट अराइजेस फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी, जो भी आपको यहाँ पे अथॉरिटी डेलीगेट करी जा रही है स्केलर चेन के अकॉर्डिंग, उसी से ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अराइज होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्वियसली अगर आप मिडिल मैनेजर हो, है ना, आप कोई प्रोडक्शन मैनेजर के हेड हो, तो आपकी वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी ना। आपको अपने अंदर 300 लोगों को या 100 लोगों को या 10 लोगों को हैंडल करना है, फिर उनसे कैसे काम कराना है।
तो कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमेशा अथॉरिटी से आती है। जितना ज्यादा आपको यहाँ पे पावर मिलेगी इट मीन्स कि काम भी आपको उतना ज्यादा कराना पड़ेगा, और अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे थोड़ी ना थोड़ी आपकी बढ़ जाने ही वाली है। फ्लो की अगर हम बात करें तो फ्लो क्या होगा यहाँ पे अथॉरिटी के लेवल पे, ये आपका डाउनवर्ड, इट फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, यानी कि अब आपके ऊपर सुपीरियर होंगे, ठीक, सुपीरियर आपको ऑर्डर देगा, मतलब कि मान लो मैनेजर है, आपको ऑर्डर दिया, और आपके जो मैनेजर के नीचे कौन होंगे, सबऑर्डिनेट होंगे। तो ये क्या हुआ, डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, फ्लो है इसका कैसा, ऊपर से नीचे की तरफ आना। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका अपवर्ड की तरफ फ्लो होगा, यानी कि जब ये सबऑर्डिनेट होंगे, सबऑर्डिनेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, अपने मैनेजर के लिए, ना कि सुपीरियर के लिए। जो सबऑर्डिनेट होगा वो अपने मैनेजर के रिस्पॉन्सिबल होगा, और ये जो मैनेजर होगा वो अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अथॉरिटी का जो फ्लो होगा वो हमेशा डाउनवर्ड की तरफ होगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फ्लो होगा वो अपवर्ड की तरफ होगा, और अकाउंटेबिलिटी भी आपकी अपवर्ड की तरफ ही फ्लो करेगी, यानी कि सबऑर्डिनेट्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, हमेशा सुपीरियर के लिए या मैनेजर के लिए, वाइस वर्सा ये ऊपर जाएंगे अपने अकाउंटेबिलिटी को आंसर करने के लिए जो भी काम उनको दिया जा रहा है। डेलीगेशन की अगर हम बात करें तो अथॉरिटी हमेशा डेलीगेट करी जा सकती है, मतलब वितरित करी जा सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट डेलीगेटेड इंटायरली, आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी नहीं मिल सकती है किसी भी एक टास्क को कंप्लीट कराने के लिए। और अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल, इसको आप डेलीगेट नहीं कर सकते हो, बांट नहीं कर सकते हो, वितरित नहीं कर सकते हो, सौंप नहीं सकते हो। क्यों, क्योंकि यहां पर आपको कोई पावर नहीं दी जा रही है। अकाउंटेबिलिटी के अंतर्गत में आप किसी चीज के लिए आंसरेबल हो, तो किसी चीज के लिए आंसरेबल होना और कोई चीज आपको पावर मिलना बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। अब यहाँ पे जब आपको अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है, यानी कि बांटा जाता है या सौंपा जाता है, तो क्यों ये सौंपा जाता है, ऑब्वियसली ताकि जो आपका मैनेजर है इसके जो भी यहाँ पे फंक्शंस हैं, ये फंक्शन सही तरीके से ये काम करा सके और ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। साथ में इसके खुद के जो बर्डन है, यानी कि अपने बर्डन को कहीं ना कहीं डिवाइड करता है ना, नहीं तो सारा काम इस मैनेजर को ही करना पड़ेगा। इस मैनेजर के नीचे अगर यहाँ पे 3 लोग अपॉइंटेड हैं तो इसने काम को 3 अलग अलग तरीके से बांट दिया। इसने बोला ए तुम फील्ड में जाओ, बी को बोला कि तुम एक जगह बैठ के सिटिंग जॉब करो, सी को बोला कि तुम यहां से इन दोनों का क्या करो, दोनों की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके यहाँ पे कुछ चीजें आप मेरे से भी अपडेट लो, और इसके साथ में फील्ड वर्क भी थोड़ा सा करो, और यहाँ पे किसी को हायर कैसे करना है और कोई पॉलिसी को कैसे बनाना है या क्या टारगेट हो सकते हैं इस पे विचार करो। तो इसने क्या किया, अपने काम को 3 लोगों में डिवाइड कर दिया। अब क्या है, सी का काम सिर्फ इतना है, अब सी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है मैनेजर के लिए अपने 3-4 काम के लिए। तो ये स्टार्टिंग में ही तय हो जाता है, जब सी को हायर किया होगा तभी ये तय हो जाता है कि सी को कौन कौन से काम करने पड़ेंगे। तो मैनेजर ने क्या किया, अपने बर्डन को या अपने जो फंक्शंस हैं उनको क्या डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे जब हम डिवाइड करते हैं तो कोई भी अथॉरिटी को तो डेलीगेट करने से पहले कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। तो क्या होते हैं वो स्टेप, पहला स्टेप जो होता है वो ये कि हम अपने सबऑर्डिनेट्स को या जो हमारे नीचे काम कर रहे हैं उनको उनकी ड्यूटी को असाइन कर देना, मतलब कि जो भी उनके रोल्स हैं उसके बारे में उनको क्लियरली बता देना कि आपको फील्ड में काम करना है, और फील्ड में काम करने के साथ में 100 टारगेट्स डेली लेकर के आने हैं। 100 टारगेट्स के लाने के बाद में इनकी एंट्री आपको करनी है, उसके बाद में आपको पीआर करना है, उसके बाद में आपको इनसे कम्युनिकेशन रिलेशनशिप बनाना है, सीआरएम को हैंडल करना है। ये इनके क्या हो गए, हमने ड्यूटी असाइन कर दी, मतलब एक रोल असाइन कर दिया। अब ये रोल को कौन कौन कर सकता है, हो सकता है कि सीआरएम वाला पोर्शन कोई और बढ़िया ढंग से हैंडल कर सकता है, टेक्निकल पोर्शन कोई और बढ़िया ढंग से हैंडल कर सकता है। तो उसको पहले हमें समझना होगा कि कौन सा पर्सन किस काम को बेहतर ढंग से कर सकता है। फिर उसके बाद में हमने असाइन करा क्या, सबऑर्डिनेट्स को कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर उसको काम को बेहतर ढंग से करने के लिए कुछ अथॉरिटी भी दे दिया कि मान लो कि उस काम से संबंधित आपको कोई डिसीजन लेना हुआ, जैसे आपका सीआरएम सॉफ्टवेयर खराब हो गया। अब सीआरएम सॉफ्टवेयर अगर खराब हुआ तो आप किसको रिपोर्ट करोगे, ऑब्वियसली टेक्निकल टीम को करोगे। तो आपको हमने इतनी अथॉरिटी दे दी कि आप टेक्निकल टीम से अप्रोच कर सको और इनसे आप फीडबैक ले सको। तो ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी भी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि सिर्फ ड्यूटी को असाइन करने से या सिर्फ आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करने से काम नहीं चलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आपको कुछ अथॉरिटी भी देना पड़ेगा ताकि वो जरूरत पड़ने पे कुछ एक्शंस को ले सके। उसके बाद में एक्सेप्टेंस ऑफ असाइनमेंट होगा, जो कि वो एम्प्लॉय एक्सेप्ट करेगा, बताएगा कि वो मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ या मेरी लिमिटेशंस क्या है। और फिर उसके बाद में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी और आपके ऊपर जो एम्प्लॉय होंगे जिन्होंने आपको इतना
पूरी मेहनत करके रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आप उनका काम करोगे और उनको आप समय समय पर रिपोर्ट करोगे और आप हर एक चीज के लिए ऑब्लिजाइज हो जाओगे, ऑब्लाइज मतलब बंध जाओगे एक तरीके से। तो स्टेप हमने क्या समझा कि डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्ट एक्सपेक्टेड। पहले आप देखोगे कि हमें 1000 का यूनिट पर डे क्या कराना है, प्रोडक्शन कराना है। अब ये आपका टारगेट हो गया। अब इस टारगेट के हिसाब से आप लोगों को अपॉइंट करोगे, ड्यूटी असाइन करोगे, उनको ऑथराइज करोगे और फिर उसके बाद में आप उनको उनके लिए या वो आपके लिए ऑब्लाइजाइज हो जाएंगे, यानी कि एक तरीके से बन जाएंगे। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन में और क्या क्या चीजें होती है। मतलब जब हम अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं तो वहां पे क्या क्या सिद्धांतों को मानना पड़ता है। कुछ आपके रिजल्ट्स जो आपको चाहिए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को ध्यान में रखोगे कि मुझे एक दिन में 100 पैकेज को बनाना है, 1000 पैकेज को बनाना है, या मेरा टारगेट ये है। तो जो आपको रिजल्ट चाहिए उसको ध्यान में रख के अथॉरिटी को डेलीगेट करोगे। फंक्शंस के आधार पर, क्लैरिटी ऑफ लाइंस के आधार पे कि कौन सा काम हमें किससे कराना है और उसकी रिपोर्टिंग हमें कितने लोगों तक पहुंचानी है और कैसे करनी है, इसको ध्यान में। यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन को ध्यान में रख के आप अथॉरिटी को डेलीगेट करोगे। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या हुआ, जहां पे सिंगल सुपीरियर एंड शुड रिसीव इंस्ट्रक्शन फॉर अ सिंगल सुपीरियर लेवल ऑफ अथॉरिटी। मतलब कि अगर एक पर्सन है और इसके नीचे में 10 पर्सन है तो यहां पर ए पर्सन नीचे 10 वाले पर्सन को अथॉरिटी देने के लिए स्वतंत्र है या रेगुलेट करने के लिए, कमांड करने के लिए स्वतंत्र है। तो इन 10 के 10 लोगों को पता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बॉस की बात सुननी है। यहां पे हुआ यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि कमांड करने की आपके हाथ में यूनिटी दे दी जाए, स्वतंत्रता दे दी जाए। तो पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ने एंड एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे हो जाता है। एब्सोल्यूट मतलब कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कहीं ना कहीं मुक्त हो जाते हो। आपको 50 लोगों को जाकर के अपडेट नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को अपडेट देना है। अब इसी से आगे थोड़ा सा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट है। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जब आप किसी भी अथॉरिटी को डेलीगेट करते हो तो दो चीजें होती हैं, मतलब मिक्स होता है। एक तो पहला होता है सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीयकरण, जब आपके हाथ में पूरी पावर हो, सेंट्रलाइज हो, आपके नीचे 10 लोग काम करें, वो 10 के 10 लोग आपको ही रिपोर्ट करें। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि जब दो या दो से अधिक लोगों को उनके नीचे काम करने वाले रिपोर्ट करें, है ना। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी होगा, यानी कि अधिकार बिल्कुल एक जगह सीमित होगा। आपको गाइड करने वाला, आपको यहाँ पे कमांड करने वाला एक ही व्यक्ति होगा। यहाँ पे इट रिफर टू रिजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी एट टॉप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो भी टॉप लेवल होगा वो ये तय करेगा कि मुझे मिडिल लेवल को क्या क्या काम सौंपना है और मिडिल लेवल क्या काम सौंप सकता है लो लेवल को। ये सब कुछ तय कौन करेगा, टॉप मैनेजर तय करेगा। ये कंप्लीटली फॉर्मल होगा, औपचारिक होगा और ये ज्यादातर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। मतलब बड़ी जहां पे लोग ना हो, एन नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज ना हो, कम एम्प्लॉइज हो, वहां पे सेंट्रलाइजेशन हो सकता है। क्योंकि फिर अगर आपका कंपनी बड़ा है तो आपको मिडिल लेवल को भी कुछ पावर देना पड़ेगा। फिर अनटिल अनलेस अगर आप नहीं हो, किसी बिजनेस मीटिंग में बाहर गए हो, तो आपकी कंपनी तो ठप हो जाएगी ना, क्योंकि आपने पावर ही नहीं दे रखा है मिडिल या टॉप लेवल को। उसके बाद में ये वर्टिकल टू टॉप जाता है, यानी कि ऑब्वियसली वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। टॉप मैनेजर तय करेगा कि लोअर मैनेजर से क्या काम कराना है और वो काम को कराने के लिए वो मिडिल मैनेजर को कुछ गाइडलाइंस इशू करेगा। सेंट्रलाइज कर लिया पूरा पावर अपने हाथ में। डिसेंट्रलाइजेशन जस्ट इसके अपोजिट हो गया। यहाँ पे अथॉरिटी का डिस्पर्शन हो गया, मतलब डिवाइडेशन हो गया, हमने फैलाव कर दिया। डिस्पर्शन का मतलब क्या हुआ, फैलाव। हमने अथॉरिटी का फैलाव कर दिया और इट रिफर्स टू सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली सिस्टमैटिक तरीके से कुछ आपने यहाँ पे अथॉरिटी मिडिल को दिया, फिर मिडिल ने कुछ अथॉरिटी यहाँ पे लो लेवल को दिया। ये कंप्लीटली आपका इनफॉर्मल होगा, यानी कि अनौपचारिक होगा। ज्यादातर ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होगा और ये हॉरिजॉन्टल या इक्वल लेवल पे काम करता है। यानी कि यहाँ पे अगर लो लेवल पे कई सारे यहाँ पे एम्प्लॉइज हैं तो ये हॉरिजॉन्टली काम करेगा, ठीक, और इक्वल लेवल पे काम करेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अथॉरिटी और रिलेशनशिप का क्या कंसेप्ट है। यहाँ पे लाइन और स्टाफ अथॉरिटी का कंसेप्ट है। तो लाइन का और स्टाफ अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ, लाइन फंक्शंस वो होते हैं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अटेन करने से। मतलब जो स्टाफ फंक्शंस आर दोज दैट हेल्प लाइन फंक्शंस इन अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव। तो स्टाफ का काम क्या हुआ, लाइन अथॉरिटी वाले को यहां पर आप असिस्टेंट के रूप में मदद करते हो। और जो लाइन वाले हो गए, मतलब कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आपको अथॉरिटी दी जाती है जिसको आपके ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली अचीव करने के लिए आप क्या करते हो, चीजों को प्लान करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो। और स्टाफ फंक्शंस का क्या काम होता है, स्टाफ फंक्शंस का काम होता है कि लाइन वाले पर्सन को, यानी कि जो उनके ऊपर सबॉर्डिनेट्स हैं या जो भी उनके सुपीरियर्स हैं, बॉसेस हैं, उनके ऑब्जेक्टिव को अचीव कराने में आप उनका हेल्प करो।
ठीक। तो एक बार वापस से देखते हैं, अथॉरिटी रिलेशनशिप में पहला क्या समझा हमने, लाइन, दूसरा स्टाफ अथॉरिटी। तो इट इज डिफाइंड एज डायरेक्ट अथॉरिटी, मतलब कुछ एम्प्लॉयज को हमने डायरेक्ट अथॉरिटी दे दिया, विच इज सुपीरियर एक्सरसाइज ओवर हिज डायरेक्ट सबॉर्डिनेट्स, जो कि सुपीरियर को कुछ पावर हमने दे दी और वो सबॉर्डिनेट्स के ऊपर होते हैं और वो डायरेक्ट करते हैं सबॉर्डिनेट्स को कि कौन कौन से उनको काम कराने हैं, उनको ऑर्डर देंगे, उनको इंस्ट्रक्शन देंगे। ठीक, जैसे कि आप किसी कंपनी में गए, सेल्स पर्सन है वहां पर, तो सेल्स पर्सन से जो मैनेजर है, सॉरी मैनेजर ने क्या बोला कि हमें सेल्स पर्सन से क्या क्या काम कराना है, उन्होंने सेल्स पर्सन को कुछ कुछ अथॉरिटी दे दिया, कुछ कुछ यहाँ पे कमांड दे दिया, ऑर्डर पास कर दिया बस। तो वहां पे सेल्स पर्सन का काम सिर्फ इतना होता है कि जो मैनेजर है उनकी बात को हम सुने और जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो उनको पता है ना, हमारा काम सिर्फ उतना ही, जितनी बातें जितनी ऑर्डर्स उन्होंने हमने दिया उस इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करा लें। ये एक बात। स्टाफ अथॉरिटी का काम सिर्फ इतना सा होता है कि वो एडवाइस लेते रहे समय समय पर लाइन मैनेजर से और उनको बताते भी रहे कि कितना हमारा सेल हुआ, कितना हमारे स्टॉक हुए, क्या ऑपरेशन चल रहा है, और वो डायरेक्ट डिपेंड कहीं ना कहीं हो जाते हैं हर एक चीज के लिए अपने मैनेजर के ऊपर में। तो टाइप ऑफ स्टाफ अथॉरिटी क्या क्या हो सकते हैं, इनका काम क्या क्या है, एडवाइजरी, मतलब कि अपने मैनेजर को एडवाइस करना कि ये वाले स्टॉक की ज्यादा डिमांड आ रही है, कुछ स्टॉक्स की ज्यादा डिमांड नहीं आ रही है। फंक्शनल अथॉरिटी हो गया, कॉन्करिंग अथॉरिटी हो गया, और कंट्रोल स्टाफ अथॉरिटी। ये चार तरीके के आपके टाइप्स ऑफ स्टाफ अथॉरिटी हो जाती है। अब लाइन अथॉरिटी जो पीछे हमने यहाँ पे पढ़ा, एक इसके लिए डेफिनेशन जो कि बर्नार्ड ने दिया हुआ है। तो बर्नार्ड क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में जब हम लाइन अथॉरिटी को फॉलो करते हैं। लाइन अथॉरिटी इज अ हार्ट ऑफ रिलेशनशिप बिकॉज इट इंटाइटल्स अ सुपीरियर टू डायरेक्ट द वर्क ऑफ ए सबऑर्डिनेट्स। इसको बोला गया कि किसी भी रिलेशनशिप का मतलब सुपीरियर और जो आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब उनके जो नीचे होते हैं, उनके बीच रिलेशनशिप को कौन मैनेज करता है, लाइन अथॉरिटी करती है, क्योंकि डायरेक्टली एक दूसरे से ये लोग कम्युनिकेशन करते हैं। सबऑर्डिनेट्स बताएंगे कि भाई हमारे 100 स्टॉक बचे हुए हैं जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं, इनको हमको सेल लगाना है या कैसे करना है, ये सारी चीजें कौन बताएगा, सबऑर्डिनेट तो बताएंगे सुपीरियर को। तो एक तरीके का जो चेन ऑफ कमांड होता है या चेन ऑफ कम्युनिकेशन होता है, चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन दोनों के बीच में बहुत महत्वपूर्ण ढंग से बंधी होती है। और एडवाइजरी स्टाफ मैनेजर क्या करते हैं, ऑब्वियसली स्टडी करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्या सजेशन हो सकता है, उसके लिए प्रॉपर प्लान वगैरह करते हैं, और लाइन मैनेजर यानी कि जो उनके ऊपर सुपीरियर बैठे होते हैं उनको समय समय पे असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और रिकमेंड भी करते हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट हमने पढ़ा अथॉरिटी का, लाइन अथॉरिटी का, स्टाफ अथॉरिटी का, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। अब इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं, अथॉरिटी रिलेशनशिप को मैनेज करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हुआ, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल हुआ। यानी कि जब आप डायग्रामेटिकली यानी डायग्राम्स के थ्रू में कुछ मेजर फंक्शंस को और कुछ रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हो एक फॉर्मल अथॉरिटी के पैरेलल्स में, और उसके साथ में रिलेटिव अथॉरिटी को बताते हो कि क्या क्या आपके कंपनी में फंक्शनिंग होनी चाहिए, जिसमें क्या आप कुछ टॉप डाउन और कुछ वर्टिकल और लेफ्ट राइट चार्ट या हॉरिजॉन्टल या सर्कुलर चार्ट के थ्रू आप अथॉरिटी को यहाँ पर शो करते हो ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट बना करके। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि ये तो आपको डिपिक्ट करते हैं अथॉरिटी रिलेशनशिप को, और कुछ होते हैं आपके मैनुअल्स, यानी कि आपके कंपनी की कुछ मैनुअल्स होंगी, एक तरीके की स्मॉल बुक होती है जिसमें कि पहले से ही लिखा होता है कि असिस्टेंट मैनेजर का ये रोल है, मैनेजर का ये रोल है, सुपीरियर का ये रोल है, सबऑर्डिनेट्स का ये रोल है। उसके बाद में जो भी अगर आपके डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, प्रोडक्शन मैनेजर है तो उनके क्या रोल होंगे, एचआर मैनेजर के क्या रोल होंगे, अकाउंटिंग मैनेजर के क्या रोल होंगे, हर एक व्यक्ति के अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स, उनके पोजीशन को कैसे उनको काम कराना है, मेथड, सारा प्रोसीजर उसमें लिखा होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये तो था ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट, मतलब कि किस तरीके से अथॉरिटी को फ्लो करना है उसका आपने एक चार्ट बना दिया बेहतर ढंग से, और उस चार्ट में मेजर फंक्शंस और क्या क्या रिलेशनशिप्स होने चाहिए, क्या एक चैनल होना चाहिए फॉर्मल अथॉरिटी का, और उसके साथ में रिलेटिव अथॉरिटी क्या होनी चाहिए, मतलब उनसे जुड़ी हुई क्या अथॉरिटी होनी चाहिए, उनके फंक्शंस क्या होने चाहिए, ये सारी चीजें वहां पे मेंशन हो जाती हैं। और ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल में सारी चीजें लिखी हुई लिखित फॉर्म में होती हैं। इसमें कुछ कंफ्लिक्ट भी होंगे, कुछ कोऑर्डिनेशन भी होंगे। कंफ्लिक्ट और कोऑर्डिनेशन एक बड़ा टर्म है जो कि हम इसी यूनिट में आगे पढ़ेंगे एचआरएम वाले पोर्शन में। अब इतना सारा अथॉरिटी होगा, इतना सारा पावर होगा, तो कुछ लोगों को मिसकम्युनिकेशन होगा, कुछ लोगों को अथॉरिटी कभी कभी लगेगी कि ज्यादा दी गई है, कभी लगेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें कम मिली हुई है, पावर उनको ज्यादा मिली है। तो ऐसी सिचुएशन में कंफ्लिक्ट हो सकता है, यानी कि विवाद हो सकता है, विरोधाभास हो सकता है, और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं डैमेज भी पहुंचा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, कंफ्लिक्ट का मतलब विरोधाभास, विरोधाभास यानी कि विरोधाभास।
तो इट इंक्लूड्स डिसएग्रीमेंट, जहां पे कुछ डिसएग्रीमेंट होंगे, यानी कि कुछ ऐसे बातें होंगी जिसपे कि आपका मत बिल्कुल भी अग्री ना करता हो, कुछ कॉन्ट्रडिक्शन भी हो सकता है, विरोध भी हो सकता है, और इनकम्पैटिबिलिटी भी हो सकती है, यानी कि बेजोड़ता भी हो सकती है। तो यहाँ पे कंफ्लिक्ट अराइज हो जाएगा। अब ऑब्वियसली 10 एम्प्लॉइज हैं, तो 10 एम्प्लॉइज के बीच में आपस में नोकझोंक हो सकती है ना, कि भैया आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है, हमें ज्यादा मतलब उतना पावर नहीं मिला है, या आपको ज्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जा रहा है, वो एक बात हो गया। नेक्स्ट है आपका एक टॉपिक इसी में कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन किसी भी मैनेजमेंट का, किसी भी कंपनी का इसेंस होता है, यानी कि आपस में सामंजस्य बना रहे और इंटीग्रेशन बना रहे, तभी सारे जो ह्यूमन एफर्ट्स हैं वो सभी एक साथ मिल करके ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको बेहतर ढंग से अचीव कर सके। सारे फंक्शंस में आपके क्या होनी चाहिए, पैरेललिटी होनी चाहिए और पैरिटी होनी चाहिए, सिमिलैरिटी होनी चाहिए, और सब इंडिविजुअल अपने अपने फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ में करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए, टीम वर्क करते हुए सारे मैनेजरल फंक्शंस को अचीव करेंगे। सब लोग साथ में प्लानिंग करेंगे, फिर चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर डायरेक्शन भी इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें कोऑर्डिनेशन हो, बजटिंग से लेकर के, रिपोर्टिंग से लेकर के, स्टाफिंग से लेकर के, हर एक चीज में आपस में क्या होना चाहिए, समरूपता होना चाहिए, आपस में सामंजस्य होना चाहिए। और किसी भी अच्छे प्रबंधन के लिए, किसी भी कंपनी के सक्सेस के लिए टीम वर्क या कोऑर्डिनेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको इसेंस बोला गया। इसेंस का मतलब होता है सार, बिल्कुल क्रक्स, यानी कि कंक्लूजन। तो कोऑर्डिनेशन हर जगह, रियल लाइफ में भी बिना कोऑर्डिनेशन की चीजों को फ्लेक्सिबल तरीके से, स्मूथ तरीके से कर पाना या करा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में है मोटिवेशन का और लीडरशिप का। तो मोटिवेशन और लीडरशिप भी अपने में अलग अलग टॉपिक है। तो मोटिवेशन के कंसेप्ट को समझेंगे अगली क्लास में, और मोटिवेशन के पीछे में कुछ थ्योरीज हैं, कुछ कंसेप्ट हैं, प्रोपाउंडर्स हैं, उनको समझेंगे, और लीडरशिप की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज को समझेंगे। तो आई होप कि आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से चीजों को आसान तरीके से समझाने का बहुत कोशिश किया है। इसके आगे आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स का टॉपिक है, तो दो टॉपिक आपके इस सब्जेक्ट के बचे हुए हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सोशल मीडिया हैंडल जहां भी इच्छा हो फॉलो कर सकते हैं, यहीं पे आपको मिलेंगी सारी क्लासेस की अपडेट्स एंड डिटेल्स। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के साथ में, और सब्सक्राइब करिएगा अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को, काफी सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि कॉमर्स की क्लासेस फ्री में भी चलती हैं। तो आप जितना लाइक और शेयर करेंगे और लोग भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। पैशनेट बनिए, मोटिवेशन आप सभी के अंदर में भर भर के होना चाहिए। कोई सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा। प्रीवियस क्लासेस आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना। पेपर 1 के लिए ये वाली प्लेलिस्ट है, एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1, और पेपर 2 के लिए कॉमर्स बैच वाली ये वाली प्लेलिस्ट है। हर एक प्लेलिस्ट डेली बेसिस पे अपडेट होती है, जब जब मैं वीडियोस को अपलोड करती हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे सारी वीडियोस लगी ही हुई है सीक्वेंस से, आप इन क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, अभी भी रह गई है, तो कमेंट सेक्शन में रह करके आप लिख करके आप लोग पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू।